बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई है और दिन है मंगल का। आज हमारी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई और मुलाकात में जाते हुए भी हमने एक पंजाब के इशूज़ के ऊपर बड़ी अहम एक वीडियो की, लेकिन वो इंटरनेट की स्पीड की वजह से अपलोड नहीं हो सकी। खैर वो अब आप रात को देख सकेंगे। लेकिन बात करते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई उसमें गुफ्तगू क्या हुई। इसमें हम सिर्फ आपके साथ गुफ्तगू शेयर करेंगे, अहम पॉइंट शेयर करेंगे। उससे जो हमारा एनालिसिस है वो अलग से वीडियोज़ में करेंगे। तो असद भाई शुरू करते हैं। बड़ी तवील मुलाकात थी और बीट रिपोर्टर्स भी मौजूद थे और जो यूट्यूबर्स हैं वो भी मौजूद थे, कुछ एंकर्स भी मौजूद थे। बड़ी तफसीली गुफ्तगू थी। इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो मैं ज़रा वो थोड़ी सी चीज़ें आप शुरू करें, मैं बीच में जंप इन करता रहूँगा। वो मैं वो पॉइंट बता देता हूँ जिन पे पहले बात खैर बहुत बार इमरान खान साहब कर भी चुके हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि मीडिया जो है वो मैनेज हो चुका था जब रिजीम चेंज हुई, लेकिन सोशल मीडिया के दबाव की वजह से ज़ाहिर है फिर मीडिया हमें कवरेज देने पर मजबूर हुआ। और साथ ही उन्होंने शुरू में ही एक इंटरेस्टिंग बात हुई। इमरान खान साहब ने सवाल किया कि हमारा सबसे कीमती असासा क्या है, तो जवाब क्या दिया गया? सबसे मुराद है बहुत से लोगों ने क्या जवाब दिया? लोगों ने कहा यूथ है, कुछ ने कहा सोशल मीडिया है। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने कहा कि जी हमारा जो एसेट है सबसे बड़ा वो मरीम नवाज़ है, क्योंकि जब भी हम फंसते हैं मरीम नवाज़ हमें रेस्क्यू करने के लिए आ जाती हैं। जहाँ पर हमसे कोई गलती होती है, चीज़ होती है, मरीम नवाज़ आके उसको ऐसा छक्का मारती हैं कि उससे हमें बड़ा फ़ायदा हो जाता है। वो कहना ये चाहते थे, वो कहते हैं वो रेस्क्यू करती हैं हमें हमेशा, कि वो कोई ऐसा ब्लेंडर करती हैं कि उससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होता है और तहरीक इंसाफ की जो तवज्जो होती है वो सारी उनकी तरफ चली जाती है। सोशल मीडिया की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि लोगों की आवाज़ अब बंद नहीं की जा सकती। पहली बार हुआ है कि लोगों ने हुकूमत के खात्मे पर मिठाइयाँ बांटने की बजाय जो है वो एहतजाज किया, बाहर निकले, आगाही आ गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि नून लीग का टिकट बड़ा अट्रैक्टिव समझा जा रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नून लीग बार बार कह रही थी इलेक्शन, नवाज शरीफ इलेक्शन मांग रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन से भाग गए हैं। और फिर असद भी उन्होंने 3 वजूहात जो बताई जी। पहली उन्होंने कहा कि जो इनकी ओपिनियन शिफ्ट क्यों हुई, उन्होंने कहा कि 3 वजूहात की बिना पर लोगों की पूरा पाकिस्तान क्यों बाहर निकला और लोगों की ओपिनियन शिफ्ट क्यों हुई, उसकी 3 बड़ी वजूहात है जो उन्होंने बताई। पहली उन्होंने कहा कि जी इनकी शक्लें जो हैं, लोग इनकी शक्लों से बड़े खौफजदा हैं। जो ख़ुसूसी तौर पर जब ये सब इकट्ठे होकर आ गए, उन्होंने कहा जब सब इकट्ठे होकर आ गए तो लोग जो हैं वो उन्होंने इस ग्रुप को रिजेक्ट कर दिया। हाँ, इनके रिएक्शन में लोग बाहर आए। फिर उन्होंने कहा कि आधा जो दौर हुकूमत है पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक, वो आधी हुकूमत जो है वो मिलिट्री ने की और डिक्टेटरशिप रही, और आधे में ये 2 ख़ानदान रहे। और पहले एक दूसरे को बुरा कहते थे, सरे महल, हुदैबिया और जरदारी को 2 बार जेल में नवाज शरीफ ने डाला, करप्शन पर हुकूमतें निकाली जाती थी और ये लोगों को बेवकूफ़ समझते थे। लेकिन अब आवाम जो है इतनी उनमें आगाही आ गई है। फिर साइफर की उन्होंने बात की, वो सारी चीज़ें इकबाल की। दूसरी वजह उन्होंने साइफर बताई कि वो जो ख़त आया था, धमकी आई थी, उस पर खुददारी लोगों के अंदर जागी है। वो कहते हैं कि जी खुददारी जो है ये आम आवाम में तो बहुत है, एलीट का मसला नहीं था। ये नहीं, एलीट के और मसाइल होते हैं, उसका पैसा छुपाना और बचाना होता है, करप्शन करनी होती है। तो पूरी कौम की खुददारी जाग गई उस साइफर को देख के और लोगों को लगा कि हम कोई गुलाम थोड़ा हैं। ये दूसरी वजह से इसकी वजह से ओपिनियन शिफ्ट हुई और लोग बाहर निकले। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि ये जो एलीट है, करप्ट एलीट, इसने दोबारा पाकिस्तान को जो है वो गुलाम बना दिया है और जो है वो कब्ज़ा किए बगैर पाकिस्तान को जो है वो गुलाम बना दिया गया है। और अमेरिका पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी का टूल बनाना चाहता है। 80,000 हमने जाने कुर्बान की, गालियाँ भी सुनी। और पहले वो जो उन्होंने कहा कि पहले अफगानिस्तान में जो था वो जिहाद का नाम दिया जाता था और अब जो है वो दहशतगर्दी हो गई है। और जो हमने जाने दी उस पर किसी ने शुक्रिया भी अदा नहीं किया। हाँ, अमेरिका की जंग में उन्होंने कहा हमने जाके अपनी तबाही की और मुझसे अड्डों का सवाल किया कि मैंने अड्डे नहीं देंगे। और भारत से उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से पेट्रोल खरीद कर $2 अरब की बचत की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कौम हमारी गैरतमंद है लेकिन क़यादत कमज़ोर और करप्ट है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं, पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, ये यहाँ से मनी लैंडिंग करके बाहर भेज देते हैं। तीसरी वजह सभी उन्होंने जो कहा कि जो मंडी लगी, जो खरीदो फरोख्त हुई, उनका जो तीसरी वजह थी वो सबसे बड़ी ये थी कि सिंध हाउस में मंडियाँ लगी, उससे उसके जो मनाजिर लोगों ने देखे उससे लोग बड़ा अपसेट हुए कि हमारे वोटों को ये फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इन्होंने जिस तरह से अवाम के वोट लिए, पार्टी से गद्दारी की, अवाम से गद्दारी की, अपने हल्के के अवाम को बेचा, आइन से गद्दारी की, तो उन्होंने कहा कि ये अवाम को बड़ी नापसंद आई। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, एक तो वो कहते हैं सब इकट्ठे होकर आ गए, एक वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि जो है वो साइफर, और तीसरा ये जो ओपन मंडियाँ लगी। तो इन 3 चीज़ों ने कौम को इकट्ठा कर दिया और एक अनप्रेसिडेंटेड वो समझते हैं कि मूवमेंट जो है उनकी बन गई है। इमरान खान साहब कहते हैं कि पार्लिमानी जमहूरियत के पास जो चीज़ होती है वो मॉरल अथॉरिटी होती है। फ़ौज के पास बंदूकें होती हैं लेकिन पार्लिमानी जमहूरियत में जो है वो मॉरल अथॉरिटी मैटर करती है। राजा रियाज को उन्होंने अपोजिशन लीडर बना दिया गया। वो डिसऑन कर रहे PTI को, वो कह रहा है कि जनाब मैं नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा, मैं नून लीग के साथ हूँ। उन्होंने कहा डिक्टेटर भी ऐसी अपोजिशन बना देते थे और जो कुछ इस वक्त इस कौमी असम्बली में हो रही है जमहूरियत की नफ़ी है। और शहबाज शरीफ का केस ओपन एंड शट केस है।
नौकरों के नाम पर पैसा आया, टीटीज़ स्कैंडल की बात हुई, सिकंदर जुल्करनैन जो हटाया प्रोसिक्यूटर उसकी बात हुई, और इमरान खान साहब ने जो असल में ये बात की कि 1.5 साल शहबाज शरीफ को सज़ा होने से बचाया गया। अगर ये केस चलने दिया जाता तो शहबाज शरीफ को सज़ा हो जाती। ये पहले भी वो कह चुके हैं कि कुछ लोगों ने शहबाज शरीफ को बचाया और ये सारी चीज़ें। और फिर वो कहते हैं कि शरीफों ने बहुत ये इनका क्रिमिनल माइंड है और ये बदला लेते हैं सरकारी अफसरान, इसलिए इनसे डरते हैं। और हमारे दौर में भी सरकारी अफसरान को मुश्किलात नहीं इनके। जी हाँ, वो कहते हैं कि जब ये मुशर्रफ के बाद आए थे तो इन्होंने एक एक बंदे को चुन के निशाना बनाया था। तो उसके बाद फिर हम जब चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे तो हमें लोग डरते थे और इनके खिलाफ चीज़ें नहीं देते थे इदारे। तो वहीं पर उन्होंने तारीफ भी की डॉक्टर रिजवान की और सिकंदर जुल्करनैन की। सिकंदर जुल्करनैन के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू भी दिया है, उनका बयान सामने आया। डॉक्टर रिजवान की अगरचे उन्होंने बहुत तारीफ़ की और कहा कि वो एक दिलेर अफसर था। तो उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से हमें डेटा चीज़ें मिल पा रही थी क्योंकि इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं था, क्योंकि ये जब इक़्तिदार में आते हैं तो फिर आके जो है वो ये निशाना बनाते हैं, विक्टिमाइज़ करते हैं। और दो उन्होंने कहा डॉक्टर, एक तो उन्होंने यही कहा ना कि प्रोसिक्यूटर जो बदले हैं, मौज़म हबीब एडवोकेट को बदला, रऊफ समीउद्दीन को बदला और सिकंदर जुल्करनैन को बदला। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि डॉक्टर रिजवान जो है वो शुगर माफिया की भी तहकीकात कर रहे थे और शहबाज शरीफ के केसेस की। अब ये दोनों केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। नैब तरमीम पर उन्होंने जो बात की कि फ़ारूक हबीब ने और मुसद्दिक अब्बासी ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कौन कौन सी तरमीम की जा रही हैं और उससे किस किस को जो है वो इनके केसेस में इनको जो है वो फ़ायदा होगा और इनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने रूल ऑफ लॉ की जो असल भी बात की कि कौम जो है वो रूल ऑफ लॉ ना हो तो कौम फिर तरक्की नहीं कर सकती। जी हाँ, बिल्कुल। रूल ऑफ लॉ की बात करते हुए फिर उन्होंने इदारों की तबाही को साथ ही मिला के बात की। उन्होंने कहा कि जब देखें MQM का उन्होंने जिक्र किया, पहले भी बात अगरचे वो कर चुके हैं कि MQM जो है वो जब आई थी वापस इक़्तिदार में आई, नवाज शरीफ ने उनको अपने साथ मिला लिया तो एक एक चुन के पुलिस अफसर को मारा, पुलिस एहलकार को मारा। उसके नतीजे में पुलिस का इदारा तबाह हो गया। तो बिल्कुल इस तरह से ही आज तक वहाँ पर पुलिस बन नहीं सकी। तो ये इसी तरह से बाकी इदारों को तबाह किया जा रहा है, FIA को तबाह किया जा रहा है, नैब को तबाह किया जा रहा है। तो ये इदारा दोबारा बन नहीं सकेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा जिस तरह से। और फिर रूल ऑफ लॉ के बगैर उन्होंने वही कहा कि कोई कौमें तरक्की नहीं करती, बिल्कुल जो कहा करते हैं। उन्होंने कहा कि अखलाकियात जब एटम बम आपको मार दिया जाए तो कौम खड़ी हो सकती है, बात की बिल्कुल। और लेकिन अखलाकियात तबाह हो तो फिर कौम जो है वो खड़ी नहीं हो सकती और सर्वाइव नहीं कर सकती। उन्होंने कहा मेरे जाने का सबसे ज़्यादा जश्न जो है इसराइल और हिंदुस्तान में मनाया गया। अमेरिका मुझे एंटी वेस्ट समझता है। और अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, वैसे जो असल 4-5 खबरें हैं ना वो अभी तक आई नहीं है। खबरें अब आने वाली हैं क्योंकि ये तो आप वो बातें ज़्यादातर कर रहे हैं जो रूटीन में वो पहले भी कहा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी गुफ्तगू में 4-5 अहम तरीन खबरें भी हैं, बस वहाँ पे जल्दी जल्दी उन्होंने कहा कि अमेरिका को भी तो नहीं थी, अमेरिका को भी अंदाजा नहीं था, वो भी अब घबरा गए देख करके मेरी कितनी पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का हर दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे कमज़ोर हों और खबरें हमेशा निकलती हैं सिद्दीक जान सवाल जवाब। हाँ बिल्कुल, और आगे सवाल जवाब शुरू। उन्होंने कहा जी एंटी जो एस्टैब्लिशमेंट हैं वो इस वक्त बड़े खुश हैं। हुसैन हक्कानी बहुत खुश है। जरदारी को पाकिस्तान की फ़ौज से उन्होंने कहा कि बचा लें, वो मेमो गेट का जिक्र किया। नवाज शरीफ की बरकत किताब अल्लाह के ये उधर छुप कर मिला भारत। हाँ, और मोदी से कि हमारी फ़ौज को नहीं, वहाँ उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको या जो भी थे कि हमारी फ़ौज को पता ना चल जाए। डॉन लीग्स की बात की और उनके एंटी लोग इस्टेब्लिशमेंट लोग खुश हैं। फ़ौज कमज़ोर हुई तो पाकिस्तान टूट जाएगा। एक फ़ौज और दूसरा तहरीक इंसाफ, ये दोनों मुल्क को मुत्तहद रख सकते हैं। तहरीक इंसाफ चारों सूबों की जमात है, वफाक की अलामत है और पूरे पाकिस्तान में हमने जलसे किए। पाकिस्तान के सब दुश्मन खुश हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला बहुत खुश था जब मेरी हुकूमत गई। ये इदारों को तबाह करेंगे, इससे पाकिस्तान तबाह होगा। FIA, नैब, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और अभी IG इस्लामाबाद जो है ये वो है जिसको सज़ा होनी थी करप्शन में, उसको इन्होंने IG बना दिया। और जैसे शहबाज शरीफ अमेरिका की बूट पॉलिश कर रहा है और उसकी बात मान रहा है, इसी तरह ये IG शहबाज शरीफ की बात मान रहा है। और MQM वाली बात असद भाई ने बता दी और ECP में उन्होंने कहा ये अपने लोगों से बाहर देंगे इलेक्शन कमीशन को। और EVM की बात की, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट की बात की, इसराइल के हवाले से बात की कि ये अब इनकी पपेट हुकूमत आ गई अमेरिका की। वो चाहते हैं कि इसराइल को जो है वो तस्लीम किया जाए। भारत के साथ तजारत शुरू कर रहे हैं और ये कश्मीरियों के खून के साथ गद्दारी होगी। हम भी भारत से बात करना चाहते हैं लेकिन हमने कहा कि 5 अगस्त के इक़दाम को वापस लें और हमें कहा गया कि रूस से दोस्ती ना करें, भारत से तल्लुकात ठीक करें, अमेरिका की ग़ुलामी करें और इसराइल को तस्लीम करें। और ये जो कहा जाता है कि ऐसे साइफर बाकी भी आते हैं, उन्होंने कहा 50 लाख के मुल्क को भी ऐसी जरूरत कोई नहीं कर सकता। क्या हमें अल्ताफ़ हुसैन को बम मारने की इजाज़त देंगे UK वाले? और मुशर्रफ ने जो किया उसकी ये हाँ वो आगे खैर आ जाएं। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद हमें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी। कि अब आ जाएं असद भाई आपके सवाल पर। आपके 2 सवाल थे, ज़िमनी इंतखाबात वाला आप सवाल भी पहला सवाल हाँ बता दें आप। नहीं बताएं। असद भाई के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से था
हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, कौमी असम्बली में वापस जाएंगे नहीं जाएंगे। और तीसरा असदुल्ला खान साहब ने कहा कि जो नंबर आपने ब्लॉक किए थे वो अनब्लॉक किए नहीं किए। अब आप बता दें तीनों के जवाब। हाँ, तीसरा उन्होंने कहा, पहले आखिरी वाले पे मैं बता दूं कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, नो कमेंट्स, तो इस पर तो आप रहने दें। तो जो नंबर अनब्लॉक किए या नहीं किए उस पर उन्होंने जवाब ना देना मुनासिब समझा। दूसरा मेरा सवाल था और उसमें से मैं समझता हूँ खबर निकली है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि क्या बुलाया जा रहा है कि आप आएँ स्पीकर के पास आकर बताएँ कि इस्तीफ़े जो हैं वो आपके हैं और तस्दीक करें, इस्तीफ़ों की तस्दीक करें ताकि कबूल किए जाएँ। तो आप जाएंगे, आप अपने MNAs को हिदायत देंगे? तो उन्होंने कहा कि जी मैं किसी सूरत हम कह चुके हैं, इस्तीफ़े दे चुके हैं, हम असम्बलियों का हिस्सा नहीं है, तो हम क्यों जाएंगे तस्दीक करने के लिए। और वहीं पर असद उमर साहब बैठे थे तो उन्होंने इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि ज़ुबानी तौर पर पार्टी को हिदायत की जा चुकी है, आज हम तहरीरी तौर पर भी अपनी पार्टी के लोगों को भेज रहे हैं कि जी आप इसकी तस्दीक के लिए स्पीकर के पास अपीयर नहीं होंगे। तीसरा मेरा उनसे सवाल था ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। तो ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब में जो है वो मैंने कहा कि सीटें टिकटों की तकसीम में माजी में गलतियाँ रही हैं, उसको कैसे इंश्योर करेंगे। तो उन्होंने आगे जाके भी खैर इसका दोबारा भी जवाब दिया था, यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि जी किसी बंदे को टिकट नहीं मिलेगा जब तक मैं उससे मुलाकात नहीं करूँगा। तो उसको वो इंश्योर कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये ज़रूर कह दिया था मेरे सवाल के जवाब में कि शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आला कानूनी तौर पर है ही नहीं, क्योंकि 63 का हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला नहीं है, क्योंकि 63 का जो फैसला आ चुका है उसके बाद वो वोट काउंट नहीं हुए, तो वो तो वज़ीर आला ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा असद साहब के जवाब में, असदुल्ला खान साहब के, कि ये ट्रैप है कौमी असम्बली में लेके जाना। और उन्होंने कहा कि ये चाहेंगे कि हमारी पार्टी को तोड़ें, कुछ लोगों को रोकें। हम आवाम के सामने दे चुके हैं इस्तीफ़े, अब हमें स्पीकर के पास जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। और अब वो जो 20 मुनव्वर फ़रकीन है उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और उन्होंने कहा कि जमहूरियत का इससे बड़ा मज़ाक क्या होगा जो कुछ इस वक्त हो रहा है। और जो है वो फिर उन्होंने वही खैर आगे बातें होंगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने मुशत तबाह कर दी। और ये पूछा गया कि लॉन्ग मार्च का ये मोहम्मद इमरान साहब हमारे दोस्त हैं, GNN के रिपोर्टर भी हैं और यूट्यूब भी करते हैं, उनका सवाल था। उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो वाजे करेंगे कि उन्होंने लॉन्ग मार्च का आगाज़ लीड कहाँ से करना। ये वैसे बड़ी खबर है और इस पर 3-4 दफ़ा बात हुई है। बार बार उनसे पूछा गया कि अगले लॉन्ग मार्च का क्या प्लान है आपका। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा उसके बाद हम अपनी हिकमत अमली जो है वो बनाएंगे और वाज़े करेंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि हिकमत अमली बनाई और बताई नहीं है। मुझे ये लगा कि हिकमत अमली अभी बनाई ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो बनेगी। और उसमें यह है कि उन्होंने मशरूत कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जब कहेगी कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, आप जो है वो रास्ते बंद नहीं होंगे, लाठीचार्ज नहीं होगा, शेलिंग नहीं होगी, तो फिर इमरान खान साहब शायद लाहौर से जो है वो आगाज़ करें या पेशावर से करें। ये बहरहाल बाद में पता चलेगा। अब्दुल कादिर साहब ने सवाल किया, उन्होंने कहा क्या इसराइल के हवाले से आप पर दबाव था, और मलिक रियाज वाली ऑडियो का सवाल किया, इनका क्या जवाब था असद भाई? दोनों अच्छे सवाल थे। उस पर एक पर तो उन्होंने कहा कि इसराइल के हवाले से मुझ पर दबाव था, मेरी हुकूमत पर दबाव था। मुझे कहा गया कि पाकिस्तान का सोचें, छोड़ें जी हमें क्या लेना है, और इस पर गौर करें। तो थोड़ा सा मुस्कुराए भी वहाँ पर। उन्होंने पहले ये कहा, मैं ये तो नहीं बताता कि मुझे कहाँ से दबाव था, लेकिन फिर एक इशारा उन्होंने दे भी दिया। अब कुछ लोगों ने अपने अंदाज में इसको समझा होगा। बहरहाल उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि जी पाकिस्तान के बारे में सोचें, छोड़ें बाकी बातें। और दूसरा जो सवाल था मलिक रियाज की ऑडियो वाला, उस पर उन्होंने कहा, वो हंस पड़े। उन्होंने कहा कि 26 साल से मैं आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहा हूँ और इन दोनों के ख़िलाफ़, और मैं कहता हूँ ये एक ही हैं दोनों, और एक ही हैं। और ये जब एक दूसरे के खिलाफ नूरा कुश्ती कर रहे थे, मैं तब भी कहता था इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं इन लोगों के खिलाफ जदोजहद कर रहा हूँ और इनसे जो है वो डील करूँगा, तो इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसकी उन्होंने तरदीद कर दी। और उन्होंने कहा इसराइल को ज़ाहिर है अमेरिका चाहता है कि तस्लीम किया जाए, मुस्लिम ममालिक करें, और उसको खुश करने के लिए कुछ लोग ये कर रहे हैं। और ये सारे उन्होंने कहा, फिर खैर कायद आज़म का हवाला दिया कि उनके बयानात मौजूद हैं इसराइल के फ़लस्तीन के हवाले से, और ये उन्होंने बात की। अब्बास शबीर साहब का सवाल था कि पंजाब में जो आपके लोग नहीं निकले, इस नाकामी की वजह क्या है, किसको इसका सबब समझते हैं? जी असद भाई, ये इसका जवाब आप खुद ही दें। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने किया, जो इन्होंने जुल्म किया, ज़्यादती की, शैलिंग की, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। राना सनौला कातिल है, अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना गटर में गिर जाएगा जितना वो गिरा है। और फिर एक सवाल हुआ कि खैर ये तो उनकी एक सजेशन थी कि आप हेल्थ कार्ड वगैरह को हाईलाइट करें और सारी वो चीज़ें। और फिर यहाँ पर भी उन्होंने दोबारा ये कहा कि मरियम मुश्किल वक्त में जो है वो हमें रेस्क्यू करने के लिए आ जाती है। और वो कहते हैं कि मुझे कहा जाता है कि मैं नाअहल था, मैं ना तजर्बेकार था, मैं डिलीवर नहीं कर सका। तो बताएं सही, कहाँ डिलीवर नहीं कर सका? 100 साल का सबसे बड़ा बहरान था कोविड का। हमारे साथ ईरान है, इंडिया है, उनके हालात देख लें। और जो पाकिस्तान ने किया, उसके बाद उन्होंने कहा
जो कुछ उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि कर्फ्यू लगा दें, मुल्क बंद कर दें, और वरना आप पर FIR काटेंगे। अगर मैं वो कर देता तो आज लोग भूखे मर रहे होते। और मोदी की तारीफ़ें की जाती थी कोविड के दिनों में। 50 लाख लोग इंडिया में मर गए, मनफी में ग्रोथ चली गई, हमने 55 लाख नौकरियाँ पैदा की, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, लोकल फलान। उन्होंने एक एतराफ़ किया कि लोकल गवर्नमेंट के हमें आते इलेक्शन करा देने चाहिए थे, लेकिन हमारी पार्टी कुछ डरी हुई थी, वो नहीं हमने कराया। हसनात मलिक साहब का सवाल, उन्होंने कहा कि डॉन अखबार में एक खबर छपी कि एक्स चीफ जस्टिस एक बिजनेसमैन और एक किसी रिटायर्ड फौजी के ज़रिए आपकी कोई डील हुई है। और दूसरा ये कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो अगर फैसला आपके हक़ में नहीं आता तो फिर आपकी कीमत अमली क्या होगी, क्योंकि फैज़ाबाद धरना केस में लिखा हुआ है कि कोई भी हुकूमत गिराने के लिए इस्लामाबाद नहीं आ सकता। जी असद भाई। जी हाँ बिल्कुल यार, ज़रा ये आखिरी पॉइंट दोहराइएगा तो मैं मेंटली कहीं कुछ और सोचना शुरू हो गया था। अच्छा उन्होंने कहा कि अगर आपका सुप्रीम कोर्ट से आपके हक़ में फैसला ना आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक रखा है कि हुकूमत गिराने के लिए कोई इस्लामाबाद नहीं आ सकता। हाँ, ये असनाद के साल की बात कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और उन्होंने कहा कि जी मैं गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए आ ही नहीं रहा, मैं तो आ रहा हूँ इलेक्शन मांगने के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ आए थे गवर्नमेंट ओवरथ्रो करने के लिए मौलाना फजल रहमान, और 2 मरतबा आए थे, और बिलावल आए थे। तो उन्होंने कहा कि जब ये लोग गवर्नमेंट ओवरथ्रो करने के लिए आए थे तो मैं तो गवर्नमेंट ओवरथ्रो नहीं कर रहा किसी की, मैं तो इलेक्शन मांग रहा हूँ, और मैंने फैसिलिटेट किया था इनको, और मैंने इनको फैसिलिटेट किया था। और वो कहते हैं कि जब हमारा मुतालबा ये है कि मुल्ज़िमों और मुजरिमों की हुकूमत है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है, जो कि रजीम चेंज करवाई गई है, और हमने जैसे इनको फैसिलिटेट किया था इनको फैसिलिटेट करना चाहिए, जमहूरी हक़ है। और जब तक कोई कानून कोई ना तोड़े तो कैसे उसको जो है वो एहतजाज से रोका जा सकता है। और मौलाना के कंटेनर पे ये सारे चढ़ के और हुकूमत गिराने की बातें कर रहे थे, फ़ौज को कह रहे थे कि हुकूमत आके गिरा दो, और उन्होंने कहा कोई डील नहीं। और औरतें थीं, बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, और इंतशार फैलता, खून होता, और इन चोरों की से मदद होनी थी कि हमारी तहरीक जो है वो रुक जाती। साकिब बशीर साहब के 2 सवाल थे, एक का जवाब दे सके, फिर क्योंकि सवालात ज़्यादा थे तो एक का जवाब नहीं दे सके। एक सवाल उनका ये था कि हुकूमत को क्या इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी जो हुकूमत ने ये सारा किया, जबर तशद्दुद। और दूसरा उन्होंने कहा कि साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर आपको एक नोटिस इस्लामाबाद कोर्ट ने जारी किया कि लापता अफराद के हवाले से आपने जो है वो जो इक़दाम करने थे नहीं किए। तो असद भाई इस पर पहले का क्या जवाब? हाँ, पहले पे उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता इस्टेब्लिशमेंट की थी सपोर्ट या नहीं थी। मैं तो राना सनाउल्लाह के बारे में जानता हूँ कि उसने बहुत ब्रुटैलिटी का मुजाहरा किया, और हमें तवक्को तो थी कि ये कातिल है, लेकिन ये इस हद तक गिर जाएगा ये हमें अंदाज़ा नहीं था। तो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से उन्होंने बात बिल्कुल नहीं की। इस सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह को उन्होंने दोबारा तनकीद का निशाना बनाया, और दूसरा सवाल रह गया क्योंकि बहुत सारे लोग फिर ओवरलैप कर रहे थे, और सवाल कर रहे थे, तो वो दूसरा सवाल रह गया था। असद भाई इस सवाल का क्या जवाब था जो नजम बाजवा साहब ने सवाल किया कि आपके एक बयान को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है मीडिया पे कि आपने कहा कि मैंने कुछ लोगों के पास असलहा देखा अपने लॉन्ग मार्च में। जहाँ इस पर उन्होंने कहा कि, और बाकी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है इस पर, तो उन्होंने कहा कि मेरी मुराद आम आवाम के पास असलहे की नहीं थी, मेरी मुराद ये थी कि असलहा वहाँ पर मौजूद था। और वो किस सूरत में मौजूद था? उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के मुसल्ला गार्ड्स थे, उनकी सिक्योरिटी थी, उनके पास असलहा मौजूद था। आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है उनके पास वो मुसल्ला गार्ड्स उनके पास थे। GB के जो वज़ीर आला थे उनका मुसल्ला स्क्वाड उनके साथ था, तो वहाँ पर असलहा मौजूद था। तो जब एग्रेशन होता है या दर्जा हरारत बढ़ता है तो असला चल सकता है, और अगर एक तरफ से चलता तो दूसरी तरफ से भी चल सकता था। तो मैं ख़वातीन और बच्चों को अपनी उसमें बुलाया था मैंने। ये कैसे मुमकिन है कि मैं बच्चों को बुला रहा हूँ, ख़वातीन को बुला रहा हूँ, और दूसरी तरफ मैं इंतशार मुझे नज़र आ रहा था और मैं होता देख कर भी सूरत हाल को डिफ्यूज़ ना करता और मैं वापस ना जाता और मैं ये इंतशार होने देता, जाने चली जाती, खून बह जाता, सारी की सारी मूवमेंट हाईजैक हो जाती। तो इसलिए औरतों को बुलाए हुए, बच्चों को बुलाए हुए, फैमिलीज़ को बुलाए हुए मैंने। बिल्कुल, और तो मुझ पर यह जिम्मेदारी थी कि मैं उनकी जानों की हिफाजत करता। अच्छा, इसमें फिर उबैद भट्टी का एक सवाल था, नजम बाजा का एक और सवाल था, उसमें भी उन्होंने कहा कि मरियम तो सर्टिफाइड झूठी है। उसने कहा था कि इजराइल के हवाले से उनका सवाल था कि जी आपकी तस्वीरें लगा के तो क्या आप उस ज़माने में जो है वो अहमद कुरैशी गया था, और ये तो उन्होंने कहा कि जी वो झूठी हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई ये समझता है मैं आराम से बैठ जाऊँगा तो बिल्कुल आराम से नहीं बैठूँगा। और फिर उसके बाद मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा कि फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि जो शहबाज शरीफ हुकूमत है इसको नए आर्मी चीफ की तकर्री नहीं करनी चाहिए, तो ये आपकी पार्टी का ये मौक़िफ़ है या फवाद साहब की ज़ाती राय है? तो उस पर उन्होंने कहा कि इस हवाले से नहीं सोचा, यानी गोल मोल जवाब दिया। उन्होंने कहा इस पर कि यार मैं तो इस बारे में सोच ही नहीं रहा, मैं तो जो है ना वो मैं तो जानता ही नहीं हूँ कौन कौन है क्या है,
तो उन्होंने ये कहा तो उस पर छोटा सा कहका भी लगा और उन्होंने शरारत की। हमारी एक दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा सुबैरा खान, उन्होंने कहा अच्छा सही बताएं। खान साहब ने जब कहा ना कि मैं तो जानता भी नहीं हूँ कौन कौन है और क्या है पाइपलाइन में, तो कहती नहीं सही बताएं। तो वो मुस्कुराई, हंसी, मतलब एक छोटा सा लाफ्टर वहाँ पर आया और खान साहब ने जो है ना इससे ज़्यादा बात करना इस पर मुनासिब नहीं वो मैं ख्याल हंस से किसने सवाल भी किया कि खान साहब ये बताएंगे ये आप पेशावर में ही क्यों बैठे, इसकी कोई खास वजह है? उन्होंने कहा यहाँ से मैं कैंपेन बना के नीचे की तरफ लेकर जाऊँगा, तो उस पर उन्होंने तो फिर उसके बाद ये सवाल था मेरा ख्याल है अली जाफ़र का या मुगीस अली या असद चौधरी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं, इनका सवाल था कि इलेक्शन, हाँ, केस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे आप इस इलेक्शन को मानेंगे? तो क्या कहा असद भाई उन्होंने? उस पर मेरा ख्याल है को वाज़ेह इतना जवाब नहीं था। वो उसमें उन्होंने ये शायद मेरा ख्याल है जहाँ तक मैं याद पढ़ रहा है, मैं नोट्स लिया वैसे मैंने कि वो कहते हैं, वो समझते हैं कि इदारों के अंदर भी लोग ही बैठे हुए हैं। नहीं वो और सवाल था। अच्छा, इस पे उन्होंने यही कहा कि उसको खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए। ये असद चौधरी साहब देख लें जनाब, ये असद चौधरी साहब बैठे हैं, ये हैं, ये असद चौधरी, ये होते हैं असद चौधरी। अच्छा, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि ये बहुत बाइस्ड है और ये सारा कुछ उन्होंने जवाब दिया था। और उसके बाद एक जो है वो सीपैक के हवाले से सवाल हुआ, तो उस पर असद उमर साहब ने बताया कि कौन कौन से प्रोजेक्ट थे, क्या क्या किया गया। वो कहते बड़ा हुआ ये सीपैक, तो हमारे ज़माने में बड़ा हुआ प्रोजेक्ट, ये गलत असर है कि स्लो डाउन हो गया। उन्होंने कुछ तफसीलात भी बताई। और इमरान खान साहब ने कहा कि 2 साल क्योंकि चाइना के जो सदर है वो कोविड की वजह से कहीं नहीं गया, इसलिए पाकिस्तान नहीं आ सके, वरना और बहुत कुछ होना था। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से उन्होंने ये कहा कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जब उसको मानते ही नहीं है तो वो खुद बैठा हुआ है, उसको तो जो है वो अखलाकी तौर पर जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद अली मुमताज़ साहब का सवाल था कि 2/3 मेजॉरिटी की बात करते हैं, आपने जो है वो आपकी तंजीम साजी उस तरह से नहीं है। ये उन्होंने कहा कि मैं तलाल चौधरी वाली तंजीम साजी नहीं, ओरिजिनल तंजीम साजी की बात करूँ। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो कॉन्फिडेंट है कि ये सवाल किसने परवेज़ इलाही के हवाले से इन्होंने किया था कि परवेज़ इलाही जो है वो सुना है कि कह रहा है कि मुझे आप स्पीकर ही रहने दें और ये वो सारा कुछ। तो अली मुमताज़ साहब ने इस पर क्या कहा खान साहब ने? वो कहते कि वो तो इस पर मैं तो मेरे पास जो इत्तला है वो तो ये है कि वो हमारी बिल्कुल पॉलिसी के मुताबिक चल रहे हैं, हमारी पॉलिसी के साथ खड़े हुए हैं, तो मेरे पास तो ये इत्तला है। बिल्कुल। और उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जो है मैं 2/3 मेजॉरिटी लेकर दिखाऊंगा और ये सारी इंटीरियर सिंध से इवन वो कहता है कि मैं सीटें लूँगा, इंटीरियर सिंध से बड़ी सीटें लूँगा और मेरी एक मतमली है। अगरचे वो कह तो ये बात 2013 से रहे हैं इमरान खान साहब, लेकिन इस दफ़ा उनको उम्मीद इसलिए ज़्यादा, वो समझते हैं कि पूरी कौम इकट्ठी हो गई है और वो एक माहौल जो है वो बना हुआ है मेरे हक़ में। आखिरी सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था और जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग था और बड़ा मानी खेज था। वो था अनम शेख का सवाल। अनम ने कहा कि पूरा सिस्टम आपके ख़िलाफ़ है, यानी उन्होंने इशारा किया कि एस्टेब्लिशमेंट आपके ख़िलाफ़ है, कैसे आप जीतेंगे? और आप कहते हैं कि न्यूट्रल अंपायर के बगैर, तो आप न्यूट्रल अंपायर के साथ खेलना चाहते हैं, खेल सकते हैं। यानी अनम ने असल में दबे अल्फाज में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ है, न्यूट्रल तो नहीं है, तो कैसे आप जीतेंगे? आप कहते हैं मैं जीत के दिखाऊंगा। तो उस पर क्रिकेट की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कहा क्या लगा, उन्होंने कहा अंपायर तो कह रहे मैं न्यूट्रल हूँ। ठीक है, मतलब आप कह रही हैं कि अंपायर न्यूट्रल नहीं है, लेकिन अंपायर तो कह रहे मैं न्यूट्रल हूँ। और उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम उनका जुमला था। उन्होंने कहा इदारों में भी इंसान बैठे हैं और लेकिन वो जो इंसान है वो भी खौफजदा है। मुल्क कहाँ जा रहा है, चोरों की शक्लें देखे सब डरे हुए हैं कि मुल्क किधर जा रहा है। और राना सनाउल्लाह को देखकर तो और ही ज़्यादा उनको परेशानी हो रही है कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। ये आज की मुलाकात का अहवाल था और इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर अपना तजिया करेंगे। अब ये अहम पॉइंट से ज़ाहिर है और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अल्फाज में तो नहीं, जब आप बैठे होते हैं, करीब बैठे होते हैं, आप देख रहे होते हैं, जवाब देख रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज देख रहे होते हैं, तो उस पर ज़ाहिर है हम अपने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्फाज से अदा होती हैं और कुछ देख के, वरना तो देखें ना ये बात मुलाकातें तो सबकी हो रही हैं, तो आप जब बैठ के महसूस करते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, तो उससे आप खुद ब खुद भी कुछ कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि ये बैनुसतूर क्या है, जुमलों के बीच में बातें कौन सी हैं। होता ही है कि जब आपकी इन दिनों में 3-4 मुलाकातें नहीं हो तो आपको अंदाजा होता है यार उस मुलाकात में बॉडी लैंग्वेज ये थी, उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा था, उसमें इस बात पे बहुत रिएक्ट किया था, इस बार कहा कि वो काम लग रहे थे काफ़ी इमरान खान। हाँ, बहुत बड़े पुरसुकून लग रहे थे, ऐसा लग रहा था चीज़ें पता है उन्हें कि कहाँ क्या हो रही है, कैसे डायरेक्शन में जा रही है। तो चलें इस पे अब अपने तज़किये देंगे और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस वक्त हम पेशावर से वापस इस्लामाबाद जा रहे हैं, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।